नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बॉटनी पेपर थर्ड का एक टॉपिक राइबोसोम्स। यह टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आता है। राइबोसोम्स जो है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं। हालांकि इनकी संरचना में अंतर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनकी संरचना अलग होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इनकी संरचना अलग होती है। ये कोशिकांग पादपों और जंतुओं दोनों के अंदर पाए जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण से जुड़े हुए कोशिकांग हैं। तो आज की कक्षा में हम राइबोसोम्स की विस्तृत संरचना का अध्ययन करेंगे। ये ऐसे कोशिकांग है जो किसी भी झिल्ली के द्वारा परिबद्ध नहीं पाए जाते हैं। सामान्यतया पादपों में और जंतु में पाए जाने वाले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले समस्त कोशिकांग जो है ये किसी न किसी प्रकार की झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। लेकिन राइबोसोम्स जो है ये किसी प्रकार की झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं, अर्थात ये जो है झिल्ली के द्वारा आवृत नहीं होते हैं। तो आज की क्लास में हम राइबोसोम की विस्तृत संरचना के बारे में करेंगे। कोशिका की अगर बात करें तो यहाँ पर आप यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हो। दोनों प्रकार की कोशिकाओं का जो यह साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स उपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ पर ये कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें इस प्रकार जो ग्रेन्यूल्स की भांति छोटे छोटे कणों की भांति राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसके साइटोप्लाज्म में भी छोटे छोटे जो है ग्रेन्यूल्स या कण जो है इसके समान साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स जो है उपस्थित पाए जाते हैं। तो यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में ये समान रूप से वितरित पाए जाते हैं और कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो है ये साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल है और नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इन सेल ऑर्गेनल्स के बाहर किसी भी प्रकार की झिल्ली का कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। इनकी संरचना ग्रेन्यूल्स के समान होती है, छोटे छोटे कणों के समान होती है और ये कण जो है ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। राइबो न्यूक्लियो का मतलब होता है आरएनए और प्रोटीन जो है आप समझते हैं। तो ये दो प्रकार के टर्म यहाँ पर जुड़े हुए, राइबो न्यूक्लियो और प्रोटीन। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन यानी आरएनए और प्रोटीन मिलकर जो है राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। इनकी साइज सामान्यतया 150 से 200 एंगस्ट्रोम जो है इनकी साइज होती है। और ये कोशिकांग जो डीएनए या जीनोम जो है, जीनोम यानी डीएनए, सभी कोशिकाओं के अंदर आनुवंशिक सूचनाएं जो है ये जीनोम या डीएनए के अंदर सुरक्षित रहती है। इन सूचनाओं को ये डिकोड करने का काम करते हैं, इन्हें पढ़ने का काम करते हैं और इन सूचनाओं को पढ़कर इसे प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यानी जो भी सूचनाएं होती है वो जीनोम में संग्रहित होती है और उन सूचनाओं की क्रियान्विति जो होती है वो प्रोटीन के रूप में होती है। तो ये राइबोसोम इन सूचनाओं को पढ़कर इन्हें इनके अनुसार प्रोटीन को संश्लेषित करने का काम करते हैं। तो ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु स्थल बनाते हैं, क्योंकि जो भी सूचनाएं होती है उन सूचनाओं का डिकोडेशन जो होता है ये प्रोटीन के रूप में होता है। प्रोटीन सामान्यतः दो प्रकार के काम करते हैं, या तो कोशिका के संरचनात्मक भाग का निर्माण करते हैं, किसी न किसी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, अथवा ये एंजाइम का निर्माण करते हैं। और एंजाइम जो है ये कोशिका के अंदर होने वाली किसी विशिष्ट अभिक्रिया को जो है उत्प्रेरित करने का काम करते हैं और जिससे कोई उत्पाद जो है ये निर्मित होता है। तो ये प्रोटीन जो है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित करने का काम करते हैं और जिससे हमें कोशिकाओं के लिए आवश्यक उत्पाद जो है ये संश्लेषित होते हैं। ई पैलेडे जो है इन्होंने राइबोसोम्स की खोज की थी और इन्हें कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले छोटे छोटे कण बताया था और इन्होंने इन्होंने इनकी खोज की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और उन्होंने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कि आज हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं और इन कणों को इन्होंने राइबोसोम्स की संज्ञा दी थी। यहाँ पर आप राइबोसोम के स्ट्रक्चर देख पा रहे हो कि राइबोसोम के स्ट्रक्चर जो है इसमें दो मुख्य भाग होते हैं। ये यहाँ पर आपको राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट दिखाई दे रही है, स्मॉल सब यूनिट है। ये यहाँ पर राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट दिखाई दे रही है। तो राइबोसोम जो है इसकी संरचना के अंदर
दो यूनिट जो है ये मिलकर जो है राइबोसोम की संरचना बनाती है। तो इन यूनिट्स को हम सब यूनिट बोलते हैं। एक सब यूनिट चूंकि आकार में छोटी होती है इसलिए स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। दूसरी चूंकि आकार में बड़ी होती है इसलिए इसे लार्ज सब यूनिट हम कह देते हैं। तो इस प्रकार राइबोसोम का निर्माण जो है दो सब यूनिट से मिलकर होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोनों सब यूनिट जो है इसके बीच में एक अवकाश रह जाता है, एक टनल रह जाती है, एक खांच रह जाती है। और इसी खांच के अंदर, इस टनल के अंदर mRNA जो है आकर जुड़ता है। तो राइबोसोम जो है ये इस प्रकार से जुड़ते हैं कि दोनों यूनिट के जुड़ने के बाद इसके अंदर एक अवकाश या जो है मार्ग रह जाता है और इस मार्ग से आकर mRNA आकर जुड़ते हैं। इसके ऊपर अभी हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। यहाँ पर आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो कि राइबोसोम्स जो है यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ये जो राइबोसोम है ये यूकैरियोटिक राइबोसोम है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है यहाँ पर ये 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम ये 80S प्रकार के होते हैं। ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में। प्रोकैरियोट में 70S प्रकार के, यूकैरियोट्स में 80S प्रकार के। 70S और 80S प्रकार के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। इनकी जो चौड़ाई होती है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की चौड़ाई करीब 210 एंगस्ट्रॉम, जबकि ये 200 से लेकर 240 एंगस्ट्रॉम तक पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं। इनकी लंबाई में भी अंतर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम सामान्य यूकैरियोटिक से तुलना में छोटे होते हैं, करीब 290 एंगस्ट्रॉम लेंथ की होती है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है ये 330 से 340 एंगस्ट्रॉम बड़े होते हैं। यानी इस डायग्राम के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयास किया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम की संरचना जो है, जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है उसके अंदर किस प्रकार का से डिफरेंस पाया जाता है। यहाँ पर दो चीजें हमारे सामने आई है कि प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार के 70S प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम्स बड़े होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए को संयुक्त रूप से हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ मेटेलिक आयन जो है ये इनकी संरचना के भाग बनाने का कार्य करते हैं। ये दो सब यूनिट से मिलकर जुड़े होते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले डायग्राम में भी देखा था। यहाँ पर थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो 70S प्रकार के राइबोसोम्स है उसमें स्मॉल सब यूनिट 30S प्रकार की होती है, लार्ज सब यूनिट है ये 40S प्रकार की होती है। माफी चाहूंगा मैं, यहाँ पर पीपीटी में गलत लिखा गया था जिसे मैंने अभी सुधार कर दिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है इसमें स्मॉल सब यूनिट 30S प्रकार की होती है, लार्ज सब यूनिट 50S प्रकार की होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्मॉल सब यूनिट 40S प्रकार की होती है और लार्ज सब यूनिट 60S प्रकार की होती है। क्योंकि वो गलत लिखा गया था मैंने तुरंत इसे सुधार कर दिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्मॉल सब यूनिट 30S प्रकार की और लार्ज सब यूनिट 50S प्रकार की। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए 40S और 60S होती है। तो उल्टे लिखे गए थे थर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्मॉल सब यूनिट जो है यह mRNA को जुड़ने के लिए स्थान उपलब्ध करवाने का काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण से जुड़ी हुई समस्त सूचनाएं जो है यह मैसेंजर आरएनए के अंदर होती है। mRNA मैसेंजर आरएनए ये एक मैसेज लेकर आते हैं कि किस प्रकार की सूचनाएं जो है डीएनए में उपस्थित थी और इन सूचनाओं के अनुसार हमें प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो मैसेज है उसे लेकर आने का काम मैसेंजर आरएनए करते हैं और ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से जुड़ते हैं। जबकि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान प्रोटीन के अंदर विभिन्न अमीनो एसिड जुड़ते हैं और इन अमीनो एसिड को जोड़ने का काम जो है ये लार्ज सब यूनिट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में आप देख सकते हो, हमने और डिटेल में कर लिया है। ये प्रोकैरियोटिक प्रकार के राइबोसोम है जिसमें यहाँ पर ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। लार्ज है 50S प्रकार की। इसी थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं। इसका निर्माण राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के द्वारा होता है। यहाँ पर करीब 31 प्रकार के प्रोटीन जो है यहाँ पर भाग लेते हैं। 31 प्रोटीन जो मिलकर 50S के अंदर भाग लेते हैं, जबकि
दो प्रकार के राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर जुड़ते हैं। एक राइबोसोमल आरएनए 23S प्रकार का राइबोसोमल आरएनए और दूसरा है 5S प्रकार का राइबोसोमल आरएनए। जबकि 30S सब यूनिट के अंदर एक ही प्रकार का राइबोसोमल आरएनए होता है जो कि 16S प्रकार का होता है और 21 प्रोटीन इसके अंदर जुड़ते हैं। इसी प्रकार यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो राइबोसोम होते हैं 80S प्रकार के होते हैं। लार्ज सब यूनिट जो 60S प्रकार की होती है, इसके अंदर 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए होते हैं। एक 20S प्रकार का, फिर 5S टाइप का, फिर 5S प्रकार का। ये 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए होते हैं और करीब 49 प्रोटीन, लगभग 49 प्रोटीन जो है ये जुड़कर राइबोसोम की 60S यूनिट जो लार्ज सब यूनिट है वो निर्मित करते हैं। जबकि 40S जो स्मॉल सब यूनिट है इसके अंदर एक ही प्रकार का राइबोसोमल आरएनए करीब 18S प्रकार का होता है और 33 प्रोटीन जो है यहाँ पर मिलकर निर्माण करते हैं। तो ये राइबोसोम की ये कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर है कि कितने प्रोटीन होते हैं और कितने प्रकार के यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए है जो यहाँ पर उपस्थित है। ये हम 80S और 70S प्रकार के राइबोसोम के बारे में और डिफरेंस देख सकते हैं। 70S प्रकार के प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट आदि में पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांग है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के जो कोशिकांग प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि है, इनके अंदर जो राइबोसोम होते हैं 70S प्रकार के, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में जो पाए जाते हैं वो 80S प्रकार। इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 70S है और यहाँ पर 80S है। इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। आकार इनका छोटा होता है जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आकार बड़ा होता है। यहाँ पर मोलिकुलर वेट भी इनका कम होता है, 3 मिलियन के करीब होता है, जबकि इनका मोलिकुलर वेट जो है 4 से 5 मिलियन के बीच में होता है। यहाँ पर सब यूनिट प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्मॉल सब यूनिट 30S और लार्ज 50S प्रकार की, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्मॉल 40S की और लार्ज होती है 60S की। यहाँ पर आरएनए के 3 मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं, 30S में 16S प्रकार का, 50S में 20S और 5S प्रकार का। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर राइबोसोमल आरएनए के 4 प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं। 40S में एक ही प्रकार का 18S, जबकि 16S में 28S, 5.8S और 5S प्रकार का। प्रोटीन की संख्या की अगर बात करें तो 30S में 21 प्रकार के, 50S में 31 प्रकार के, और जबकि लार्ज सब यूनिट यहाँ पर यूकेरियोटिक कोशिका की 40S सब यूनिट में, स्मॉल सब यूनिट में 33 प्रकार के और यहाँ पर 49 प्रकार की। तो ये एक हमने समराइज करने का काम किया है कि राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट जो होती है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, जब तक प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो रहा होता है तब तक ये दोनों सब यूनिट जो है एक दूसरे से अलग अलग होती है। ये केवल प्रोटीन संश्लेषण के समय ही आपस में आकर जुड़ती है। तो ये राइबोसोम की दोनों सब यूनिट जो है सामान्य रूप से अलग अलग भी होती रहती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ती भी रहती है, और इनके ऊपर नियंत्रण जो किया जाता है यह मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन के द्वारा किया जाता है। अभी जो आप बात कर रहे थे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की, जो आप 70S 80S प्रकार की बात करें, यहाँ पर जो S लिखा हुआ है इस S को बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। ये इन वैज्ञानिक के नाम पर इसे दिया गया है, स्वेडबर्ग ने इसकी खोज की थी तो स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं, और इसे हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये इस आधार पर है कि जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के अंदर विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स को हम पृथक करते हैं, इन्हें सेडिमेंट करते हैं, तो ये किस स्पीड के ऊपर ये सेडिमेंट होते हैं उस आधार पर इसे नाम दिया गया है। तो जो मॉलिक्यूल जितना भारी होगा उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट उतना ही अधिक होगा। जैसे कि यूकेरियोटिक राइबोसोम जो है ये थोड़े बड़े होते हैं तो इसलिए इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट अधिक होता है, 80 होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम चूंकि हल्के होते हैं इसलिए इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कम होता है, 70S प्रकार का होता है। तो कोशिका द्रव्य के अंदर ये राइबोसोम 2 स्थानों पर स्थित पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य की अगर बात करें तो राइबोसोम 2 स्थानों पर स्थित पाए जाते हैं। पहला, ये कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं। दूसरा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जुड़े हुए होते हैं, और इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, और ये न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर भी जुड़े होते हैं। तो 2 प्रकार की पोजीशन होगी, पहली तो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए, दूसरा झिल्लियों से जुड़े हुए। तो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो झिल्ली है इनके साथ जुड़े हुए। तो इस प्रकार दो प्रकार की पोजीशन में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 70S प्रकार के राइबोसोम जो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। हालांकि इनके अंदर यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं। 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं कोशिका द्रव्य में, लेकिन इनके कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे अच्छे से ध्यान में रखना है सभी को। यहाँ पर आप देख सकते हो राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स जो है यह सिंगल भी पाए जाते हैं, एकल भी पाए जाते हैं सामान्य रूप से, कि एकल राइबोसोम जब कोशिका के अंदर बिखरे पाए जाते हैं, ऐसी कंडीशन में इसे मोनोसोम कहते हैं। यानी एक राइबोसोम ही स्थित होता है तो उसे मोनोसोम कहते हैं। लेकिन कई बार राइबोसोम जो है mRNA के ऊपर जो है एक श्रृंखला के अंदर जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये mRNA का मॉलिक्यूल है, ये mRNA जो है इसका मॉलिक्यूल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके ऊपर एक राइबोसोम, एक ही mRNA के ऊपर कई राइबोसोम जो है श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो है इसे कह देते हैं पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम कह देते हैं। यानी कई राइबोसोम्स आपस में जुड़कर mRNA के ऊपर जुड़कर अगर एक समूह का निर्माण कर लेते हैं तो इन्हें हम पॉली राइबोसोम कहते हैं। ये आप इसका इलेक्ट्रॉन डायग्राम देख सकते हो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, कि यहाँ पर ये mRNA के ऊपर ये छोटे छोटे राइबोसोम इस प्रकार से जुड़े हुए। राइबोसोम का कार्य, जैसा कि हम पहले से बात करते आ रहे हैं, राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं। पादपों या जंतुओं के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम्स के ऊपर होता है। ये केवल राइबोसोम के प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं लाने का काम करते हैं मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो है, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, उससे सूचनाओं को लेकर आते हैं। और ये सूचनाएं जो कोडोन के रूप में पाई जाती हैं, तीन न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन, ये तीन न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होती है, इसे हम कोडोन बोलते हैं। यूजीजी, यूरेसिल, ग्वानिन और ग्वानिन, ये तीन न्यूक्लियोटाइड का कोडोन होता है। और इन्हीं कोडोन के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफर आरएनए होता है टीआरएनए, इसके अंदर पाया जाता है एंटीकोडोन पाया जाता है। हमने पढ़ा था कि डीएनए के अंदर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और आरएनए में भी 4 प्रकार के होते हैं। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप यूरेसिल देख सकते हो, डीएनए में थाइमिन होता है, यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है। तो पेयरिंग होती है, एडेनिन की पेयरिंग होती है यूरेसिल के साथ और ग्वानिन की पेयरिंग होती है साइटोसिन के साथ। तो ये यहाँ पर टीआरएनए जो है, टीआरएनए में पाया जाता है इस कोडोन के अनुरूप ही एंटीकोडोन। तो यहाँ पर यू के साथ एक ही पेयरिंग, यू के साथ एक ही पेयरिंग और ग्वानिन के साथ साइटोसिन की पेयरिंग। तो इस कोडोन के अनुरूप जो है ये टीआरएनए जो है एक जुड़ा हुआ है, यहाँ पर यू के साथ एक ही पेयरिंग, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन। तो ये कोडोन के अनुरूप टीआरएनए जो है आकर यहाँ पर जुड़ता है, जिसका एंटीकोडोन कोडोन के साथ पेयरिंग कर सकता है। इसका काम होता है इस पर्टिकुलर अमीनो अम्ल को लेकर आना। यहाँ पर जो टीआरएनए जो है एक विशेष अमीनो अम्ल को लेकर आता है। यह अमीनो अम्ल जो है इस कोडोन के अनुरूप होता है, यानी इस टीआरएनए के द्वारा इसी अमीनो एसिड को लाया जा सकता है, इसके अलावा दूसरे अमीनो एसिड को नहीं लेकर आता है। तो यह टीआरएनए इस कोडोन के अनुरूप अमीनो एसिड को इस राइबोसोम के ऊपर, ये स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है, तो प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक लेके आने का काम करती है। ये देखिए आप, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है और ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है। स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए से जुड़ती है, लार्ज सब यूनिट जो है ये एमिनो एसिड को जोड़ने का काम करती है, जिसे टीआरएनए यहाँ पर लेकर आते हैं। ये एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़कर प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करते हैं। तो राइबोसोम जो है, संक्षिप्त में अगर बात करें तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान मैसेंजर आरएनए जो है, यह दोनों सब यूनिट के बीच में बने, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट जो है उसके बीच में चैनल बनता है, एक टनल बनती है, उसके बीच में यह स्थित होता है और इसके अंदर मूवमेंट होती है, जिसकी हमने पहले बात कर ली थी कि दोनों सब यूनिट किस प्रकार से जुड़ती है कि इनके बीच में एक अवकाश या चैनल या टनल रह जाती है। प्रत्येक राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है उसके ऊपर 2 साइट उपस्थित होती है,
दो फंक्शनल साइट उपस्थित होती है। वैसे 3 साइट होती है, ए, पी और ई। यहाँ पर हम 2 ही साइट की चर्चा कर रहे हैं। प्रोटीन संश्लेषण जब हम पढ़ेंगे तब विस्तृत चर्चा करेंगे। 2 फंक्शनल साइट है, ए और पी। ए एमिनो एसिड साइट है, जहां पर एमिनो एसिड आकर जुड़ता है, इसे एक्सेप्टर साइट कहते हैं, क्योंकि ये एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करती है। पी है डोनर साइट, जिसे पेप्टाइडल साइट कहते हैं। पेप्टाइडल साइट इसलिए पी साइट यानी पेप्टाइडल साइट, यानी यहाँ पर पेप्टाइड बंध का फॉर्मेशन होता है। 2 अमीनो प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्लों से, और अमीनो अम्लों के बीच में बंध बनता है, पेप्टाइड बंध बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो अमीनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने का काम इस पेप्टाइडल साइट पर किया जाता है। डोनर इसलिए क्योंकि ये अमीनो अम्ल को डोनेट करती है। तो एक्सेप्टर साइट जो है, ये टीआरएनए के माध्यम से अमीनो अम्ल को रिसीव करती है, जिसे टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो टीआरएनए जो है इस अमीनो एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर इसे राइबोसोम तक लाने का काम करते हैं। जबकि डोनर साइट जो है, यह जो पॉलीपेप्टाइड संश्लेषित हो रहा है उसे अमीनो अम्ल देने का, डोनेट करने का काम करती है। तो इस प्रकार राइबोसोम के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिसे कि प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पर राइबोसोम की संरचना और उसके कार्य जो है ये कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास में हमने राइबोसोम की विस्तृत संरचना का अध्ययन किया और यह भी पढ़ा कि किस प्रकार से राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग प्रकार के होते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट।